Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फिर डिस्कस करते हैं इसका मतलब है. चलो. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. जैसे कि लास्ट हमने क्वेश्चन किया था कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन 20, ठीक है. उसमें हमने फिक्स कॉस्ट को फाइंड करना सीखा, मार्जिनल कॉस्ट ईच आउटपुट लेवल पर वो बनाना सीखा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा और किस आउटपुट पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जहाँ पर MC = MR होगा, ठीक है. और ये हमने पढ़ा था. उसके बाद क्वेश्चन 22 आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है. तो होप सो आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, और आप लोगों से हो भी गया होगा, ठीक है. तो इसको एक बार मैं भी करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अगर किसी से नहीं भी हुआ तो वो भी कर ले, ठीक है. तो क्वेश्चन 22 है हमारे पास. क्वेश्चन 22 में हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें क्वांटिटी है और क्या है, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है. और टोटल कॉस्ट भी है. ओके, दिस इज माय टोटल कॉस्ट एंड दिस इज माय एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है. तो क्वांटिटी हमारे पास 1 2 3 4 5 है. क्वांटिटी 1 2 3 4 5 है. फिक्स कॉस्ट 30 है, फिर गायब हो गया. 30 फिर गायब हो गई, फिर 30 फिर गायब. एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट शुरू वाली नहीं पता, फिर कितनी है 15 और फिर कोई अता पता नहीं है. इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट कितनी है कुछ पता नहीं है. देन 110. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है. फिर देन दोनों फाइंड कर लिया. टोटल कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है. 140, बाकी सारी कोई गिवन नहीं है. एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में फर्स्ट वाले का नहीं बता, फिर 35, फिर दोनों फाइंड करनी. तो ये टेबल कंप्लीट करना था कुछ, ठीक है नी. तो देखते हैं टेबल कैसे कंप्लीट करना है. जो भी रास्ता मिल जाए, जो भी सोच मिल जाए, कोई पाबंदी नहीं कि यहाँ स्टार्ट करो यहाँ स्टार्ट करो. हर एक का सोचने का थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है. जिसको जहां से आसानी लगे वो वहां से शुरू कर सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने कहा अच्छा कंप्लीट करना. सबसे पहले मैंने फिक्स कॉस्ट को काबू किया. मैंने कहा फिक्स कॉस्ट तो रिमेन सेम रहती है, तो 30 है, ओवरऑल 30 आना. तो ये सबसे आसान वाली काम था. 30 ये 30 लिखना आसान था, ये लिख लिया मैंने. फिर उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरे लिए आसान था. एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसी है. तो 30 डिवाइडेड 1 किया, आंसर क्या आ गया 30. 30 डिवाइड बाय 2 15 है. 30 डिवाइड बाय 3 10 आ गया. 30 डिवाइड बाय 4 7.5. 30 डिवाइड बाय 5 6 आ गया. ये आंसर आ गया. क्लियर. अच्छा, फिर उसके बाद हमें ये फाइंड करनी है ना, ये फाइंड करनी है. अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए. वेरिएबल कॉस्ट चाहिए. तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट हो और फिक्स कॉस्ट हो, तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. मसला ये टोटल कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के लिए उसने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है स्पोर्टिंग में. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच सकता हूं. कैसे, ये देखें. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है. वेरिएबल कॉस्ट सिंपल सा सोचे, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, आउटपुट. अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है. तो कह सकता हूं ये वेरिएबल कॉस्ट आएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ऐसे. तो व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज लो जी, कंप्लीट हो गया.
अब क्या रह गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो कैसे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, तो 40 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 20, 80 डिवाइड बाय 4 आंसर इज 110 डिवाइड बाय 5 आंसर इज, ये बन गया। अब क्या रह गया, टोटल कॉस्ट आसान है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट क्या है 30 प्लस 25 आंसर इज, फिर 30 40 30 54 30 80 टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। अब क्या रह गया हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, व्हाट इज टोटल कॉस्ट 55, क्वांटिटी 1, तो 55 1 55, अगर चेक करो ये सही है, 70 डिवाइड बाय 2 35 बिल्कुल सही है। लास्ट पर आ जाओ, 110 डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज, और लास्ट वन इज 140 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 28। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेना, गॉट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के लास्ट हमने फीचर्स पढ़ लिए थे। अच्छा, उसके बाद हमने परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम के ग्राफ पढ़ने। तो परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम के ग्राफ आज सीखेंगे, इक्विलिब्रियम ग्राफ अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि फर्म मैक्सिमम प्रॉफिटेबल पॉइंट पर कहां होगी, परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, ठीक। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम के ग्राफ बनेंगे परफेक्ट कंपटीशन के, एक को शॉर्ट रन कहते हैं, एक को लॉन्ग रन कहते हैं। शॉर्ट रन में 3 ग्राफ हम बनाएंगे परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम ग्राफ। शॉर्ट रन के लिए 3 ग्राफ बनते हैं। शॉर्ट रन का मतलब हमारे कुछ ना कुछ फैक्टर फिक्स हैं, लॉन्ग रन का मतलब सारे फैक्टर वेरी कर चुके हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन में 3 पॉसिबिलिटीज होती है। नंबर 1 इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यह है कि हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सीड करेगा टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट हो, तो ये हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, अगर बता, नॉर्मल प्रॉफिट को जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि जितना रेवेन्यू आया उतनी कॉस्ट आई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों मिलाकर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर यही होता है ना, रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाती है कि नहीं होती। हमने छोटा सा एक न्यूमेरिकल किया था, वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने क्या किया था, नॉर्मल प्रॉफिट में जो रेवेन्यू आया था उतनी कॉस्ट आई, तो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट जीरो आया था, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होती हैं। सब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, सब नॉर्मल प्रॉफिट में आपका टोटल रेवेन्यू कम होगा टोटल कॉस्ट से। तो ये 3 ग्राफ इस तरह बनेंगे, ठीक है जी। और याद रखिएगा, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंडर हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट बनेगा, गॉट इट। यहां तक प्रॉब्लम कोई मसला नहीं। चले इसको थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए कि मुझे ये चीजें याद रहें, जब मैं ग्राफ बनाऊं मैं ज्यादा कंफ्यूज ना हूं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू ग्रेटर था, नॉर्मल पे इक्वल था, सब नॉर्मल पे टोटल रेवेन्यू लेस था। इन लफ्जों को थोड़ा सा और कंसाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर इकोनॉमिक प्रॉफिट आ रहा होता है, तो इसको मैं प्रॉफिट कह सकता हूं समहाउ, प्रॉफिट कह सकता हूं। रेवेन्यू ग्रेटर है कॉस्ट से प्रॉफिट आएगा। इसको रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट को ब्रेक इवन कह सकता हूं समहाउ, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज्यादा है, कह सकता है ये समहाउ लॉस है, हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ठीक हो क्या। तो इन शॉर्ट अब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, सुपर नॉर्मल मीन प्रॉफिट का ग्राफ बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मीन ब्रेक इवन का ग्राफ बनेगा, और आपको पता है ब्रेक इवन में रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होती है। सब नॉर्मल प्रॉफिट मीन लॉस का ग्राफ होगा। यहां तक क्लियर।
और लॉन्ग रन में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, लॉन्ग रन में ही क्यों नॉर्मल प्रॉफिट बनता है, शॉर्ट रन में तीनों क्यों बनते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको पढ़ाने के फौरन बाद। क्लियर हो गया कि शॉर्ट रन में तीन क्यों, लॉन्ग रन में नॉर्मल ही क्यों, मतलब लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल क्यों नहीं, लॉन्ग रन में सब नॉर्मल क्यों नहीं, ये नॉर्मल क्यों। ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बनाते हैं सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ। ठीक है, कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एग्जामिनर ने कहा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बना दो परफेक्ट कंपटीशन का, तो हमने माइंड में सोचा यार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट, सुपर मीन प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट का ग्राफ बनाना है, और हमने कहा प्रॉफिट कब आता है, ऑब्वियस बात है जब रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट हो। तो हमने कहा कि मुझे टोटल रेवेन्यू को ग्रेटर रखना है टोटल कॉस्ट। गॉट इट? ये वो वाला पेज है जो मैंने आपको स्किप करवाया था कि हमने कहा यार हम ग्राफ के साथ ही सारा पेज सीख लेंगे, तो इस ग्राफ के साथ सारा पेज हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ग्राफ बना रहे हैं इक्विलिब्रियम का, तो मैं आराम सुकून से डिटेल से समझाऊंगा। जिसको ये एक ग्राफ समझ लग गया वो बाकी ग्राफ खुद से बना सकता है, बाकी ग्राफ खुद से बना सकता है, इसलिए एक ग्राफ को अच्छे से सीख जाइएगा। ठीक है ना, चलेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब मुझे रेवेन्यू कर्व शो करनी है परफेक्ट कंपटीशन में, बता सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व कैसी होती है? बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक की तरह होती है, ये हम सीख चुके थे। ठीक है, चलेंगे। हमारा यहां पे आउटपुट आ गया, और यहां पर पी ए आर एम आर ये रेवेन्यू की सीरीज आ गई। फिर यहीं पे इसी साइड पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये हजरात भी, सारे हजरात यहां पर आने वाले, क्योंकि मुझे यहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट की कर्व शो करवानी है। क्या शो करवाना है? रेवेन्यू और कॉस्ट का रिलेशन शो करवाना है। तो सबसे पहले मैं रेवेन्यू कर्व बनाया करूंगा, जो मेरे लिए बनाना आसान है। परफेक्ट कंपटीशन मुझे पता है, दिस इज माई रेवेन्यू कर्व, P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। क्या ख्याल? ऐसे नहीं थी? तो ये मेरे पास रेवेन्यू कर्व बन गई। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस रेवेन्यू कर्व को ग्रेटर रखना है और कॉस्ट को कम रखना है। अब थोड़ी देर के लिए ये देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरा जो टोटल रेवेन्यू है, असल में हम कंपैरिजन करेंगे टोटल रेवेन्यू का नहीं बल्कि एवरेज रेवेन्यू का, यानी कि एवरेज रेवेन्यू को मुझे ग्रेटर रखना है एवरेज कॉस्ट से। आपके साथ ये बात समझ नहीं आई? टोटल रेवेन्यू वाली बात फिर भी समझ आ रही थी, या एवरेज रेवेन्यू वाली बात समझ नहीं आई? ये एवरेज रेवेन्यू वाली बात बिल्कुल समझ आएगी जब मैं ग्राफ कंप्लीट करके आपको इससे रिलेट करूं। अभी फिलहाल मेरी बात मान लें, ठीक है जी। तो टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट मीन हमने एक्चुअली एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट करना, ठीक है जी। एंड में इंशाल्लाह आप एग्री कर जाएंगे मेरे से, ठीक है। तो मेरे पास ये एवरेज रेवेन्यू आ गया, मुझे ये बताएं मुझे एवरेज रेवेन्यू को क्या करना है और एवरेज कॉस्ट को क्या करना है, कम रखना है। अगर एवरेज कॉस्ट को कम रखना है, मुझे सोचकर जवाब दें, एवरेज कॉस्ट को इस लाइन के अबव बनाऊंगा या एवरेज कॉस्ट को इस लाइन से बिलो आना चाहिए? वेल डन, बहुत अच्छा। अगर मुझे एवरेज कॉस्ट को रेवेन्यू से कम रखना है तो एवरेज कॉस्ट को इस रेवेन्यू कर्व से बिलो आना चाहिए, तभी तो कम होगा ना। तो ठीक है, तो एवरेज
कॉस्ट कर्व बनाते हैं। अब मुझे ये बताएं एवरेज कॉस्ट कर्व कैसी होती है? यू शेप होती है, यू शेप होती है। स्लो डिक्रीज, स्लो इंक्रीज, जैसे कि थोड़ी सी हम यहां पे बना सकते हैं, दिस इज माई एवरेज कॉस्ट, स्लो डिक्रीज स्लो इंक्रीज, ऐसे ही है। तो एवरेज कॉस्ट यहां पे बना लेते हैं, क्योंकि मुझे एवरेज कॉस्ट के मिनिमम को रेवेन्यू से बिलो रखना है, तो एवरेज कॉस्ट को मैं डेलिबरेटली जानबूझ कैसे बना रहा हूं, दिस इज माई एवरेज कॉस्ट और दिस इज द एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट। क्या ये मुश्किल है? क्या एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन मैं यहां पे बना चुका? रेवेन्यू कर्व आसान थी, वो बना ली। मुझे सिर्फ ये सोचना है एवरेज कॉस्ट कर। देखें इस पूरे ग्राफ में सारी गेम एवरेज कॉस्ट की होगी। अगर मुझे प्रॉफिट शो करवाना है तो एवरेज कॉस्ट को कम रखना है। एवरेज कॉस्ट को कम रखने के लिए बस इस एवरेज कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट है उसको रेवेन्यू से कम रखना है, बस बिलो रखना है। यहां तो कोई मसला नहीं। हम क्या करने जा रहे हैं? प्रॉफिट फाइंड करने जा रहे हैं। हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का इक्विलिब्रियम ग्राफ पढ़ रहे हैं। हम कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम ग्राफ। और किसका? परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा? अगला सवाल बताएं बताएं। परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा? मीन वो पॉइंट जहां पे परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी। वेल डन। आप कहेंगे सर क्योंकि हम फर्म इक्विलिब्रियम के ग्राफ पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के, तो फर्म इक्विलिब्रियम ग्राफ, बल्कि और इस तरह करें, फर्म इक्विलिब्रियम ग्राफ लिख लें। फर्म इक्विलिब्रियम ग्राफ। आप कहेंगे सर फर्म इक्विलिब्रियम ग्राफ बना रहे हैं, फर्म का इक्विलिब्रियम तो शो करवा दे, फर्म का इक्विलिब्रियम तो शो करवा दें। फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया फर्म इक्विलिब्रियम कहां बनता है? आप कहेंगे सर जहां पर MC इज इक्वल टू MR हो, ठीक है। तो मुझे अब MC और MR को इक्वल शो करवाना है, यानी कि अब इस ग्राफ में MC कर्व भी आने वाली है, ऐसी है। मुझे ये बताएं क्या इस दो ग्राफ की मौजूदगी में MC कर्व कहीं भी बना दूं या कोई इसका स्पेसिफिक रूल है? वो तो बिल्कुल सही है, MC इक्वल टू MR से बिलो से कट करना है। या मैं ये कह रहा हूं कि देखें एवरेज कॉस्ट कर्व नजर आ रही है, अब मुझे बीच में मार्जिनल कॉस्ट भी बनानी है, तो मार्जिनल कॉस्ट अपनी मर्जी से जहां मर्जी से गुजार दूं या उसका कोई स्पेसिफिक वे होगा? हाँ बिल्कुल नहीं, हम ऐसे कर सकते, जहां मर्जी से नहीं गुजार सकते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कॉस्ट में MC और AC का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है हमने। और हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था MC हमेशा AC को मिनिमम से कट करेगी। क्या रिलेशनशिप भूल गए? ये शायद ना पढ़ा आप लोगों ने अभी तक। आज नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला लेक्चर ठीक है जी। तो आपको पता है नहीं, जब ये देखोगे वो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। याद रखिएगा MC हमेशा AC को मिनिमम से गुजारेगा, कट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि MC जनाब यहां से जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला, और MC जनाब यहां से जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होने वाला। MC हमेशा AC को मिनिमम से कट करेगा, ठीक है जी। चले फिर अब MC बनाने लगा। MC आ रहा है आपको पता है MC एक हॉकी शेप होता है, ठीक है। खैर बहुत ही सही वाला नहीं बना, कर कोशिश तो की थी, तो सारा मेरा ग्राफ खराब हो जाना, ठीक है। दिस इज माई MC, दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। मुझे बताएं फर्म इक्विलिब्रियम कहां होगा? आप कहेंगे सर जहां MC और MR इक्वल हो जाए, वेयर MC इज इक्वल टू MR। तो MC इज इक्वल टू MR कहां इक्वल हो रहे हैं? यहां पर इक्वल हो रहे हैं। क्या ख्याल है? तो कह सकता हूं दिस इज फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये देखें, ये देखें, ये वो वाली प्राइस होगी और ये वो वाला आउटपुट होगा जहां पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। प्राइस इनटू क्वांटिटी, मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये फर्म इक्विलिब्रियम बन गया। तो हमने तीन चीजें बना ली। सबसे पहले रेवेन्यू बनाया, फिर इसको सामने रखते हुए एवरेज रेवेन्यू को ग्रेटर को सामने रखते हुए कॉस्ट को बिलो रखा, फिर मुझे फर्म इक्विलिब्रियम। तीन स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप पर मैंने रेवेन्यू कर्व बनाया, पहला स्टेप, आप ऐसा कर सकते हो आप। सेकंड स्टेप पर मुझे एवरेज कॉस्ट कर्व बनाई। थर्ड स्टेप पर मैंने फर्म इक्विलिब्रियम बनाया।
फर्म इक्विलिब्रियम बनाया। 3 बातें हो गई। अब मुझे क्या करना है? प्रॉफिट शो करवाना है। अब मुझे प्रॉफिट शो करवाना है। प्रॉफिट शो करवाने के लिए अब क्या करते हैं? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। रेवेन्यू ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, प्रॉफिट कम, या लॉस भी हो सकता है, ठीक है जी? तो लॉस ही होगा मेरे ख्याल से। तो प्रॉफिट शो करवाने के लिए आपने इस इक्विलिब्रियम पर खड़े हो जाना है। खड़े हो गए? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से आपने सिर्फ परपेंडिकुलर मूव करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर मूव करिए। या तो परपेंडिकुलर अप जा सकते हो या तो परपेंडिकुलर डाउन आ सकते हो, दाएं बाएं नहीं जाना। इस इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर आपने रेवेन्यू देखना कितना है, उसी इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर कॉस्ट देखनी कितनी है, ठीक है? तो मैं इस इक्विलिब्रियम पर खड़ा हो गया, तो बताएं मेरा रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू तो यहीं पे ही है ना, तो कह सकता हूं कह सकता हूं दिस इज माई टोटल रेवेन्यू। इसी इक्विलिब्रियम पर खड़े हो जाएं। अब कॉस्ट कर्व ढूंढे कहां मिलती है। तो देखिए मैं इस इक्विलिब्रियम में खड़े होकर ये परपेंडिकुलर डाउन आता गया आता गया आता गया, तो ये देखिए मुझे कॉस्ट कर्व मिल गई कॉस्ट कर्व। तो कॉस्ट कितनी आ रही है इस पॉइंट पर? तो दिस इज माय टोटल कॉस्ट, ठीक है? तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। तो ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है, ये देखें, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये वाला ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है। ये सारा रेक्टेंगुलर बॉक्स शो कर रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। तो यहां पर मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने ग्राफ इसी तरह बनाना, ठीक है? एक और बात, 2-3 बातें। अच्छा, ग्राफ मेरा बन चुका है। नाउ माई ग्राफ इज टोटली कंप्लीट। लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है? इस ग्राफ का पोस्टमार्टम करना है, ठीक है जी? अब हम इस ग्राफ को फर्दर समझेंगे इसको, ठीक है? चलें जी, पहली बात समझाना चाहता हूं। हमने कहा फर्म इक्विलिब्रियम कहां बनता है? आपने कहा सर फर्म इक्विलिब्रियम बनता। अब ये ग्राफ मेरा कंप्लीट है। इसके बाद जो चीज मैं लिखने वाला हूं वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इतना भी काफी है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम। आपने कहा सर इक्विलिब्रियम ही आपने जो बनाया MC इज इक्वल टू MR, यहां पे आपने इक्विलिब्रियम तो बड़ी जल्दी जल्दी बना दिया। सर ये देखें इधर है, MC इज इक्वल टू MR, इधर भी तो हो रहा है, ये नहीं हो रहा? हो रहा है ना? देखें सर MC इज इक्वल टू, तो ये इक्विलिब्रियम इधर क्यों नहीं आया? तो फिर मैं आपको इक्विलिब्रियम की, फर्म इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद कराऊंगा। मैं कहूंगा भाई फर्म इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? आप कहेंगे सर फर्म इक्विलिब्रियम मीन particular level of price and output where firm earn maximum profit and the point is where MC is equal to MR। और अगली बात, MC cut MR from below, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारा फर्म इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जब मार्जिनल कॉस्ट इस मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट करेगी, और ये देखें, ये जो रेड वाली मार्जिनल कॉस्ट आ रही है ये MR को बिल्कुल मान रहे कट कर रही है, लेकिन अबव से कट कर रही है। और हमारी फर्म इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को हमेशा बिलो से कट करेगी। तो इट्स मीन ये वाला फर्म इक्विलिब्रियम नहीं होगा, दिस इज द राइट फर्म इक्विलिब्रियम। हालांकि MC इक्वल टू MR इधर भी है। ये बात समझ आ रही है? इसकी मजीद लॉजिक क्या? मुझे ये बताएं, छोड़ें इसको कि हमने MC इज इक्वल टू MR, MC कट MR फ्रॉम बिलो, ये किताबों में बातें नॉर्मली नहीं लिखी जाती। ये तो स्टूडेंट को ईज प्रोवाइड करने के लिए बातें लिख दी जाती हैं कि भाई आपने इक्विलिब्रियम वहां ढूंढना है जहां पर ये बिलो से कट करे। वरना अगर आप इकोनॉमिक्स की इंटरनेशनल बुक्स देखें वहां पर नॉर्मली MC कट MR फ्रॉम बिलो वाली बात नहीं लिखी होती। वो कहते हैं फर्म इक्विलिब्रियम क्या? MC इज इक्वल टू MR। बाकी बीइंग एन इकोनॉमिस्ट खुद सोचो कि इक्विलिब्रियम इधर बनना है या इधर बनना, ठीक है? अच्छा जी, अब लॉजिकली देखें, छोड़ दें ये बात बिलो और अबव वाली, मुझे खुद बताएं, ज़बानी बताते हैं। मैंने कहा मैं प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहा हूं, मेरी एडिशनल आउटपुट बढ़ रही है। जब मेरी एडिशनल आउटपुट मीन मार्जिनल प्रोडक्ट, जब मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही है, क्या उसी सेम टाइम पर क्या मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होती है? ऐसी है? जब मेरी एडिशनल प्रोडक्ट ज्यादा हो रही है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कम आ रही है। खुद बताएं,
मुझे प्रोडक्शन को ज्यादा करना चाहिए और या रोक देना चाहिए? और हाँ कहेंगे सर एडिशनल प्रोडक्ट बन रही है, क्या बात है, जबरदस्त काम कर रही है आपकी लेबर। और दूसरी बात, उस सेम टाइम पर प्रोडक्शन वो ज्यादा कर रही है, कॉस्ट कम कर रही है। सर यही तो चाहते हैं हम, यही तो हमारा एफिशिएंसी लेवल है, कॉस्ट कम करना, प्रोडक्शन ज्यादा करना। सर और काम कराएं लेबर से, बल्कि हम तो कहते हैं और आउटपुट मजीद प्रोड्यूस करें, ऐसे ही है ना। अब मुझे ये देखें, अब यहां पर है, ये देखें, ये एमआर मेरा एडिशनल रेवेन्यू है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट, ये देखिए ये रेड वाली मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट पे रुक जाता हूं और इस पॉइंट को अपना फर्म इक्विलिब्रियम मानता हूं, तो देखें तो मैं कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने का मशवरा दे रहा हूं। हमने कहा बस इतनी क्वांटिटी बना लो, ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। क्या ये बात समझ आती है? नहीं आती। आप कहें सर इससे आगे मूव करें, आपकी कॉस्ट मजीद कम होने वाली है। ये देखें मजीद कॉस्ट कम होगी, और देखें अब कॉस्ट का और रेवेन्यू का गैप बढ़ता जा रहा है, आपका प्रॉफिट गैप बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मजीद कॉस्ट कम हो रही है तो देखिए मैं मजीद प्रोडक्शन करता जा रहा हूं, हालांकि मेरी एडिशनल कॉस्ट कम हो गई। जब मेरी एडिशनल कॉस्ट कम हो गई, अब अगर सोचें मेरी एवरेज कॉस्ट भी यहां होती तो प्रॉफिट का गैप बहुत ज्यादा होता, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमने यहां पर प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करनी, क्योंकि ये बेशक मान रहा हूं हमारी मार्जिनल कॉस्ट यहां पर मिनिमम आ रही है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कॉस्ट में देखा कि शुरू में होता है एमसी डिक्रीज हो रहा होता है, फिर एक वक्त आता है एमसी इंक्रीज होता है, हम कहते हैं एडिशनल कॉस्ट आ रही है, आने दो, प्रॉफिट तो मिल रहा है, ठीक है। तो हम उसके बाद फर्दर प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे 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 रखेंगे, कब तक रखेंगे, जब तक मुझे MC = MR इक्वल नहीं मिल जाता। तो ये रीजन है कि इक्विलिब्रियम यहां पर नहीं बनता, यहां पर बनता। देखें अगर मैं यहां पे इक्विलिब्रियम बनाता, थोड़ी सी चीजें बना रहा था, इस इक्विलिब्रियम की वजह से अच्छा खासे मैंने प्रोडक्शन किया। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कुछ? ठीक, आसानी के लिए हमने कहा MC कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है, ये रीजन समझ लगी। अगली बात आप कहेंगे सर ये वाली बात आपने कहा था समझाऊंगा, AR ग्रेटर देन AC वाली बात, अब ये बात कहां गई? अब यहां पर है, देखें, और आप कहेंगे सर ये आपने पता नहीं क्या कर दिया, ये देखें AR था आपने TR लिख दिया, और ये ब्लू वाली कर तो एवरेज कॉस्ट थी, मतलब ये जो पॉइंट था ये तो एवरेज कॉस्ट का था, आपको यहां पे एवरेज कॉस्ट लिखनी चाहिए, आपने टोटल कॉस्ट लिख दी। हालांकि ये टोटल कॉस्ट ही बनती है, कैसे ये देखिएगा, और ये मैंने एवरेज रेवेन्यू से कैसे टोटल रेवेन्यू बना लिया, ये मैंने एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट से कैसे टोटल कॉस्ट बना लिया, ये देखिएगा जरा। फॉर्मूला मुझे बताएं एवरेज कॉस्ट का क्या होता है? ऐसे ही है। अच्छा, ये जो मेरी कॉस्ट है कह सकता हूं ये इस वक्त एवरेज कॉस्ट है, ऐसे है। और ये सारा बॉक्स, अब बहुत ध्यान से बात सुनेगा क्योंकि अब इसके बाद ग्राफ बिल्कुल समझने के काबिल नहीं रहने वाला, ठीक है। मुझे टोटल कॉस्ट का एरिया जानना है, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट और ये आउटपुट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। ये देखें एवरेज कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा दो, क्या मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो देखें ये एवरेज कॉस्ट को इस एवरेज कॉस्ट के ऊपर कितनी प्रोडक्शन कर रहा हूं, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। ये ऐसे बनेगा, ऐसे ना। और आपको पता है ये सारा एरिया, ये देखें ये जो सारा एरिया मेरे पास, ये सारा एरिया, ये मेरे पास कॉस्ट का एरिया, ये सारा कॉस्ट का एरिया, बात समझ आ रही है? क्लियर? अब ये टोटल रेवेन्यू कैसे है आप खुद तो समझ आओगे। आप कहेंगे सर ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू को आउटपुट से मल्टीप्लाई करवाया तो टोटल रेवेन्यू बन गया। तो टोटल रेवेन्यू कैसे आया? एवरेज रेवेन्यू इंटू टू क्वांटिटी से, और टोटल कॉस्ट कैसे आई? एवरेज कॉस्ट इंटू आउटपुट से। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू वाला एरिया बना वो देखे मेरा कौन सा बना, वो मेरा बना ये वाला। अब मैं इनको कोई नाम दे देता हूं क्योंकि अगर मैंने और लाइंस लगाई ग्राफ समझने नहीं आएगा। इसको ए क्या लें, ये ई ए,
AEQ और इसको 0 क्या ले, तो कह सकता हूं कि मुझे प्रॉफिट के लिए कुछ ये एरियाज मिले, मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट मीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू मीन रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो ये रेक्टेंगुलर एरिया आएगा। और टोटल रेवेन्यू का रेक्टेंगुलर एरिया क्या, AE, उसके बाद OQ। वो ये इक्विलिब्रियम लाइन इतनी खराब लगी है, तो लड़के इतनी टेढ़ी लाइन लगी हुई है, तो ओए होए, वो तो मैं इस साइड पर आया, मुझे रियलाइज हुआ ये तो आखिर ही हो गई है। हाँ, ये तो मेरा परपेंडिकुलर इधर को मूव कर रहा है यार, तादिया करो। अच्छा, जब वहां से होता है ना तो वो इतना वो आई साइड लेवल नहीं सेट बैठता। अब देखना यहां से सही बनेगी इक्विलिब्रियम, ठीक है, उधर को चलेगी। अब हद होगी बस ये। चले बेटी पाओ। तो हमारे पास रेवेन्यू करवा गया AEOQ। तो AEOQ ये जो रेक्टेंगुलर एरिया रेवेन्यू का, माइनस करूंगा कॉस्ट एरिया क्या है, इसको कहते हैं आप B कह दें, इसको क्या कहना चाहेंगे, इसको C कर देते हैं, BCOQ। तो कॉस्ट एरिया क्या आ गया, BCOQ, ठीक है, क्लियर। तो भाई इसमें से एरिया माइनस क्या आता, प्रॉफिट एरिया क्या आया, AEBC। तो प्रॉफिट एरिया आ गया मेरे पास AE और BC, ठीक है नी, क्लियर। तो ये प्रॉफिट एरिया आ गया, होप सो बात समझ आई, क्लियर हो गया। अच्छा, खैर ये बहुत कम्प्लेक्स ग्राफ था, क्योंकि मुझे एक ग्राफ को डिटेल से समझाना था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अगली ग्राफ हम इतना सादा सा मिनटों में हो गया ग्राफ, क्लियर हो गया। तो इसको जल्दी से रिवाइज करवा दूं क्योंकि हाँ, जब आपने डिसीजन ले लेना मैंने ग्राफ कौन सा बनाना, अब ये तो डिटेल थे ना, अब जब मैं नेक्स्ट ग्राफ बनाऊंगा, अब मैं आपको वो बातें सिर्फ बताऊंगा जो आपने ग्राफ बनाते वक्त सोचनी है, क्योंकि ये मैंने ग्राफ बनाना भी सिखाना था और इस ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी सिखाना था। तो ग्राफ बनाना भी सीख लिया, कॉन्सेप्ट बनाना भी सीख लिया, ग्राफ क्या कह रहा है ये भी सीख लिया हमने। अब जो ग्राफ बनाऊंगा उस पर बिल्कुल वो बातें करूंगा जो सिर्फ आपने याद रखनी है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वह सारी बातें मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको बस जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मीन मुझे टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, मीन एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर रखना। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर पर क्या बनाया, एवरेज रेवेन्यू लाइन बना ली, क्योंकि मुझे इसको ग्रेटर रखना। तो कॉस्ट सेकंड काम क्या, कॉस्ट बनानी है, तो कॉस्ट को मुझे मिनिमम से गुजारना, बिलो से गुजार लिया। तीसरे नंबर पर मार्जिनल कॉस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मुझे फर्म इक्विलिब्रियम तक पहुंचाएगी। जब मैंने मार्जिनल कॉस्ट बनाई तो अच्छा आपको पता कि ये फर्म इक्विलिब्रियम फजूल ही है, तो बेशक मार्जिनल कॉस्ट को यहां से बनाइएगा ना। अब मार्जिनल कॉस्ट को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस ऐसे बना लो, हॉकी शेप बना लो, बस खत्म कर लो, ऊपर से लेकर ना, पता वहां पे इक्विलिब्रियम बनना ही नहीं है, तो क्यों मैं इतनी मुशक्कत उठाऊं वहां से लाकर, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर MC = MR क्या फर्म इक्विलिब्रियम बन गया। इस इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर देखना है रेवेन्यू और कॉस्ट कितनी है। तो इस इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर रेवेन्यू देखा तो रेवेन्यू यही है, AR मीन आपका टोटल रेवेन्यू। फिर यहां से परपेंडिकुलर मूव किया तो आपको ये ब्लू वाली एवरेज कॉस्ट यहां पे मिली, तो यहां से लेके यहां तक दिस इज योर टोटल कॉस्ट। तो ये रेवेन्यू और कॉस्ट आया, तो मीन रेवेन्यू देखो ग्रेटर है, कॉस्ट देखो कम है, तो ये जो एरिया बना रेक्टेंगुलर दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एरिया, ठीक है। तो देखो यहां से लेके यहां तक का एरिया है, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू एरिया। यहां से लेके यहां तक का एरिया दिस इज योर टोटल कॉस्ट एरिया। तो रेवेन्यू वाले एरिया में से ये कॉस्ट वाले एरिया माइनस क्या था, ये प्रॉफिट वाले एरिया नहीं बच गया, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। गॉट इट। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ में आप देखिएगा ग्राफ बिल्कुल खूबसूरत प्यारा प्यारा बनेगा, क्योंकि चीजें इसमें कम लिखने पड़ेंगे मुझे,
ठीक है, क्योंकि इसे आपको सिर्फ समझाना है। This is supernormal profit graph and the next graph is normal profit. Second graph मेरा है normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। जैसे आपने नॉर्मल प्रॉफिट सोचा, आपने कहा नॉर्मल प्रॉफिट मीन मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पे जाना है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है? रेवेन्यू और कॉस्ट सेम होता है। आपने कहा मुझे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट करना, या एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट पर करना। एक्चुअल आपको ये करना है, ये करेंगे वो बैक एंड में मिलेगा, आउटपुट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया? तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए दिस इज आउटपुट और यहां पर सारे आ जाएंगे PAR MR और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। तो बताएं फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा? एवरेज रेवेन्यू बनाना, रेवेन्यू कर्व बनानी। तो परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व कैसे बनती है? आपको पता है ऐसे बनती है। तो P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो दिस इज माई रेवेन्यू कर्व। अब मुझे क्या करना है? रेवेन्यू और कॉस्ट को इक्वल रखना है ना। तो इट्स मीन जो एवरेज कॉस्ट होगी वो इसी रेवेन्यू कर्व पर बनेगी, इसके ऊपर बनेगी बिल्कुल। इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा इसको टच करेगा। तो देखें ये एवरेज कॉस्ट कर्व बनने वाली है। दिस इज माई एवरेज कॉस्ट, गॉट इट? तो देखें ये जो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल है इस पॉइंट। सही होगा? जहां पे टेंजेंट होंगे इक्वल होगा। क्लियर? अब क्या रहेगा? तीसरा फर्म इक्विलिब्रियम। फर्म इक्विलिब्रियम देखिए मैं ब्रेक इवन बना चुका, यहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है मेरे माइंड में। अब फर्म इक्विलिब्रियम में रह गया। फर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है? MC कट MR और MC ऑलवेज कट AC फ्रॉम मिनिमम। बस ये बात याद रखनी है। और MC हॉकी शेप होती है, ये देख बस सिंपल सा। अब देखिए कोई कंप्लेक्सिटी नहीं आ रही। तो दिस इज माई MC, गॉट इट? तीनों चीजें पूरी हो गई। अब फर्म इक्विलिब्रियम बना लें। फर्म इक्विलिब्रियम कहां बनेगा? MC और MR इक्वल कहां हो रहे हैं? इस पॉइंट पर हो रहे हैं। तो कह सकता हूं दिस इज माई फर्म इक्विलिब्रियम, दिस इज माई फर्म इक्विलिब्रियम। फिर आगे हमने क्या सोचा था? हमने कहा इस इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर देखो रेवेन्यू और कॉस्ट कितनी आ रही, ठीक है नी? तो इस रेवेन्यू पर, इस इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर हम देखा व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मीन टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इधर आ रहा है मेरा। फिर इसी इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर एवरेज कॉस्ट कर्व ढूंढी, वो भी वहीं पे बढ़ी हुई है। कह सकता हूं मेरी कॉस्ट भी यही है, ठीक है? आउटपुट लेवल क्या? दिस इज योर आउटपुट लेवल, ठीक है? तो देखें अगर मैं इस सारे एरिया को मेजर करूं, एरिया देखें, ये एरिया AEOQ, तो रेवेन्यू भी इतना, कॉस्ट भी इतनी, ऐसी है। तो दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट ग्राफ। देखिए कितना आसान ग्राफ बना, कोई मसला आया? अब थोड़ा सा सोचें जरा, कुछ भी नहीं हुआ अगर आपको आसान करूं। मैंने ये सारा ग्राफ सेम बनाया, हुआ क्या? इस एवरेज कॉस्ट को उठाकर ऊपर ले गया, ये एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो गई बस नॉर्मल प्रॉफिट केस में, सही है ना? देखिए सारा ग्राफ सेम है, सी एवरेज कॉस्ट ऊपर आ गई। क्लियर? अब क्या रहेगा तीसरा? सब नॉर्मल प्रॉफिट के ग्राफ, ठीक है? तो सब नॉर्मल प्रॉफिट ग्राफ देखते हैं, वो इधर बना लेते हैं क्योंकि तो जगह कम हो गई अब। सब नॉर्मल प्रॉफिट ग्राफ, थर्ड वन इज सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट है, तो हमने आसानी के लिए सोचा सब नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल से कम पर है। तो इट्स मीन समहाउ लॉस हो रहा है। तो लॉस अगर हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू को कम रखना है, टोटल कॉस्ट को ज़्यादा करना है। मीन टोटल रेवेन्यू मीन एवरेज रेवेन्यू और यहाँ से एवरेज कॉस्ट, ठीक है? क्लियर? अच्छा
आउटपुट P इज इक्वल टू AR MR, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। ठीक हो गया। दिस इज माई रेवेन्यू, ये मेरा रेवेन्यू कर्व बन गया। मुझे कॉस्ट को ग्रेटर शो करना है, कॉस्ट को ग्रेटर शो करने के लिए कॉस्ट कर्व अब रेवेन्यू से अबव बनेगी, तो बना ले, ये ले सिंपल। लो जी, एवरेज कॉस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज मिनिमम पॉइंट, क्योंकि मिनिमम पॉइंट तय कर लें एवरेज कॉस्ट के लिए, क्योंकि एमसी को आपने मिनिमम से कट करवाना है। ठीक है नहीं, तो अब क्या रह गया एमसी, तो एमसी को ले आते हैं। दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो एमसी और एमआर इक्विलिब्रियम कहां बना, ये इक्विलिब्रियम बना, ये इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर आप क्या फैसला करना है, रेवेन्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है, लेकिन मूव किस तरह करना है, परपेंडिकुलर मूव करना है। हाँ, परपेंडिकुलर मूव करना। तो इस इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर रेवेन्यू कितना मेरे पास, ये दिस इज माई टोटल रेवेन्यू। अब क्या फैसला करना है, टोटल कॉस्ट, परपेंडिकुलर मूव करने की इजाजत है मुझे सिर्फ। तो दिस इज माई टोटल कॉस्ट। तो यहां से अंदाजा लगा लें, ये टोटल कॉस्ट ग्रेटर है, टोटल रेवेन्यू कम है। कह सकता हूं ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना ये सब नॉर्मल प्रॉफिट का बना, और किस आउटपुट लेवल पर, इस आउटपुट लेवल पर। दिस इज सब नॉर्मल प्रॉफिट ग्राफ। ठीक है, और अगर आप लॉस शो करवाना चाहते हैं एरिया वाइज, बिल्कुल शो करवा सकते हैं। ठीक है नी, तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा सब नॉन प्रॉफिट। ठीक है, अब हुआ कुछ भी नहीं है, देखें कुछ भी नहीं है, सारा ग्राफ सेम है, सिर्फ देखें एवरेज कॉस्ट कर्व मूव हो रही है। देखें जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था तो एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू से कम थी। देखें रेवेन्यू ग्रेटर कॉस्ट कम, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनना है। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या किया, ये कॉस्ट कर्व थोड़ी सी ऊपर चले गई, जब कॉस्ट कर्व थोड़ी सी ऊपर चले गई तो रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। इसके पीछे बैकअप की कहानी कुछ और है, लेकिन मैं सादे सादे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हुआ, वही एवरेज कॉस्ट अबव हो गई। ठीक है, रीजन ये है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन ज्यादा करते जाते हैं, आपको पता है हमारी कॉस्ट शुरू में कम आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ये कॉस्ट क्या है, शुरू में कम आ रही है, फिर और ज्यादा आ रही है, फिर और ज्यादा आएगी, तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि कुछ फैक्टर कांस्टेंट है। शॉर्ट रन की बात करो तो शॉर्ट रन में जब हम इनपुट ज्यादा करते जाते हैं इस लालच में कि आउटपुट भी ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, इनपुट ज्यादा करके मेरी कॉस्ट तो ज्यादा हो जाती है, पर फिक्स फैक्टर की वजह से आउटपुट ज्यादा नहीं हो रहा था। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब रह गया मेरा लॉन्ग रन ग्राफ। लॉन्ग रन में ग्राफ कैसे बनता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट ग्राफ हमने सीखा है, ये देखें यही लॉन्ग रन का ग्राफ है, ये देखें ये लॉन्ग रन का ग्राफ है। और लॉन्ग रन में भी ऐसे बनना है ना, नॉर्मल प्रॉफिट यही है, शॉर्ट रन में भी यही बनना है ग्राफ। लेकिन मसला क्या, ये जो एवरेज कॉस्ट है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये जो एवरेज रेवेन्यू है, ये शॉर्ट रन के हैं। अगर मैं चाहता हूं कि लॉन्ग रन का ग्राफ बनाऊं तो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ इनके साथ ये लिख देना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, बस इधर लिखना है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, इधर लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। लो जी, ये ग्राफ बन गया नॉर्मल प्रॉफिट और लॉन्ग रन ग्राफ, खत्म कर। कितना आसान, सिंपल सा। ठीक है, तो कहते हैं तो यहां पे दोबारा बना दूं, क्या बात समझ लग गई। तो देखें लॉन्ग रन में मुझे पता नॉर्मल प्रॉफिट ही बनना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। करना क्या, सिर्फ इस कॉस्ट को शो करवाना है, ये लॉन्ग रन कॉस्ट है। इस मार्जिनल कॉस्ट को शो करवाना है, ये लॉन्ग रन की कॉस्ट है। इस एवरेज रेवेन्यू को शो करवाना है, ये लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट, एवरेज और रेवेन्यू, बस सिंपल। ठीक है, तो ये बनाना चाहें तो दोबारा बना सकते हैं, मुझे कोई इतराज इसमें नहीं है। ठीक है, तो चले ये वाला भी बना लें जल्दी जल्दी से। बचे ना कहना सर आपने जान छुड़ाई थी, आपने हमें वो टरका दिया। ठीक है, क्या क्या
जरूरी नहीं है डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल में, जरूरी नहीं है मैं लॉस हो सकता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो। देखें अब ये ना थोड़ी सी हमने ना समटाइम ग्राफ को नहीं देखना होता, ग्राफ को वही समझ पाएगा जो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग रखता है। जैसे कि अभी आपने कहा सर डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। अब मुझे ये बताएं इकोनॉमी ऑफ स्केल पर वो ऑप्टिमम लेवल पर थी, वो प्रॉफिट लेवल पर थी, और इकोनॉमी ऑफ स्केल पर आने के लिए उसको अपने सारे फैक्टर लॉन्ग रन में करने पड़े, सारे फैक्टर वेरी करने पड़े। मेन उसका ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो वो जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑलरेडी इकोनॉमी ऑफ स्केल पर चल रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। जब उसकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होगी, ये नहीं उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा, उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो नॉर्मल कॉस्ट आती है, जो पहले कॉस्ट आ रही थी अब कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ये थोड़ी है एक बंदा 10 साल से कारोबार कर रहा है और प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रहा है, अब जनाब जब वो 11वें साल पे दाखिल हुआ उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा ही, अब उसको नुकसान आना शुरू हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो रही होती है वो प्रीवियस कॉस्ट से ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो इसका इंडिकेशन ये है, ये इंडिकेशन होती है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसमें हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं। वो रिसोर्सेज ऐसे हैं वो काम तो सही कर नहीं रहे, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा होती जा रही है। ये इंडिकेशन होती है डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल में, कि जैसे कि हमने कहा था कोऑर्डिनेशन लेबर में सही हुई नहीं हुई, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं सही और काम ओमिट हो गया या डबल हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो गए, ठीक है जी, या रॉ मटेरियल बहुत महंगा खरीद लाए, तो ये डेफिशिएंसी को शो कर रहा था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं हम फॉरन लॉस पे आ गए, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। हाँ अच्छा जी, तो लॉन्ग रन आउट प्रॉफिट दिस इज P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, और अब मुझे एवरेज कॉस्ट बनानी है, लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट थोड़ी सी फ्लैट बना दीजिएगा, फ्लैट, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन, और अब MC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, तो देखें ये मेरे पास बन गया टोटल प्रॉफिट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट नॉट प्रॉफिट ग्राफ। बस सिर्फ इनको चेंज कर दीजिएगा, इनको लॉन्ग रन कर दीजिएगा, बाकी सारा ग्राफ सेम है। तो ये हमने 3 ग्राफ पार्ट ली है, ठीक है जी। तो इनको जल्दी से देख लें, कोई क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने फर्म इक्विलिब्रियम के ग्राफ पढ़े परफेक्ट कंपटीशन में। 3 शॉर्ट रन में बनते हैं, याद रखिएगा, और 1 लॉन्ग रन बनता है। जब कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा ग्राफ कब बनाना है, चारों ग्राफ कब बनाने हैं, लॉन्ग रन वाला ग्राफ कब बनाना है, और सिर्फ शॉर्ट रन वाले ग्राफ कब बनाने हैं। तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा कि यहां पर एक स्टडी टिप लिखी हुई है पेज नंबर 79 पर। पेज नंबर बेशक आगे पीछे शायद हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फीचर्स पढ़े, तो जो लास्ट फीचर्स है फर्म आर प्राइस टेकर, पहुंच गए हो। इसके नीचे बिल्कुल एक स्टडी टिप लिखी हुई है, पहले स्टडी टिप पढ़ रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, पहुंच गए सारे यहां पर। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ ऑल फर्म इज ऑल्सो देयर सप्लाई कर्व and average revenue of all firm is also their demand curve। वो कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट जो है ये सप्लाई कर्व होती है, सप्लाई कर्व की तरह होती है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये ऑटम 2020 में एमसीक्यूज पूछा उसने कि बताएं मार्जिनल कॉस्ट किस तरह होती है। हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर्व की तरह होती है। जैसा कि ये बात मैंने आपको समझाई थी पहले, क्या मैंने आपको कहा था कि जो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है ये डिमांड कर्व होती है, ये बात कही थी। इसके ऊपर स्टार लगा लें, ये बात एग्जामिनर ने नहीं पूछी, हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है। उसने ये पूछी, उसने क्या बताओ मार्जिनल कॉस्ट किस तरह होती है। तो हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, देखें मार्जिनल कॉस्ट की जो मैक्सिमम डायरेक्शन होती है इक्विलिब्रियम के बाद सारी पॉजिटिव स्लोप होती है, अपवर्ड डायरेक्शन पर होती है। तो अपवर्ड डायरेक्शन सप्लाई कर्व होती है,
ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट की जो सिमिलैरिटी होती है वो सप्लाई कर्व से मिलती है, तो समहाउ इसको सप्लाई कर्व भी कहते हैं। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह बाकी बड़ी डीप डीप बातें, गहरी गहरी बातें, उनको हम नहीं कर रहे, बस सिंपल सिंपल सी बातें आप याद रखें। तो एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि देखें एवरेज रेवेन्यू ये डिमांड कर्व होती है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू ऐसी, और मार्जिनल रेवेन्यू आपकी इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसी बनती है। और मार्जिनल कॉस्ट देखें दोनों में सेम रहती है, परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसी है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसी है। तो मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर रहे, ये वाला जो MCQs है उसने 2020 ऑटम में पूछा है, ठीक है। खुद भी सोचना ना, अब ये थोड़ी है कि मैं आपको वही चीजें पूछूं जो आपको मैंने सारी ही पढ़ा दी हुई हैं, ठीक है। तो समटाइम आप खुद भी तो कुछ सोचो ना, हाँ, वरना तो फिर टेस्ट का मकसद फोत हो गया कि सब कुछ वही मैंने पूछना है जो आपको मैंने पढ़ा दिया हुआ है। तो आप खुद भी सोचोगे, कोई नहीं, गलत सोच ले, कोई मसला नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत ना हो, अभी की गलती खैर है, ठीक है ना। अच्छा जी, आपने क्या करना है, इन चारों ग्राफ की एक्सप्लेनेशन किताब में लिखी हुई है, वो किताब वाली एक्सप्लेनेशन जितनी है उतनी काफ़ी है, ठीक है। फर्दर बोनस पॉइंट होगा अगर आप ग्राफ के साथ, ओह किधर गई, मिटा दिया मैंने, ये एरिया वाली बात लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी एरिया के लिए, प्रॉफिट वाली यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी, ये देखें प्रॉफिट, हाँ, इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो एरिया, बल्कि ये लिख लेना, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ टोटल रेवेन्यू माइनस रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ टोटल कॉस्ट, तो वो ABC लिख लेना, तो ये जरा और इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पे लिखना रेक्टेंगल एरिया ऑफ टोटल रेवेन्यू माइनस रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।